ये स्टोरी वर्ल्ड वॉर 3 के बाद के समय की है। इस वर्ल्ड वॉर 3 में इतने खतरनाक न्यूक्लियर वेपन्स का इस्तेमाल हुआ था कि हमारी अर्थ लगभग पूरी तरह से तबाह हो चुकी है। सूरज की खतरनाक रेडिएशन से हमें बचाने वाली ओजोन लेयर खत्म हो चुकी है और धरती पर लाइफ का नामो निशान मिटने की कगार पर है। बहुत ही कम लोग सरवाइव कर पाए हैं और जो बचे हैं वो भी भूख और प्यास से तड़प रहे हैं। खेती करना अब इम्पॉसिबल है और पीने का पानी भी ना के बराबर है। सर्वाइवल के इस स्ट्रगल में कुछ लोग कैनिबल्स यानी नरभक्षी बन चुके हैं। वो जिंदा रहने के लिए इंसानों का ही शिकार करते हैं और उन्हें खा जाते हैं क्योंकि हालात ही कुछ ऐसे हैं। इसी तबाही के बीच हमारी मुलाकात होती है कहानी के हीरो से, जिसका नाम है ईलाई। ईलाई पिछले 30 सालों से इस धूल भरी और वीरान दुनिया में सरवाइव कर रहा है और अब उसे इस खतरनाक माहौल की पूरी तरह आदत हो चुकी है। कहानी की शुरुआत में हमें एक सूखे और वीरान पेड़ों का सीन दिखता है जहाँ एक बिल्ली घूम रही है। जैसे ही वो बिल्ली थोड़ी आगे बढ़ती है, अचानक एक बड़ा सा तीर सीधा उसके पेट के आर पार हो जाता है। ये तीर चलाने वाला कोई और नहीं बल्कि हमारा हीरो ईलाई होता है। वो उस बिल्ली को उठाता है और पास के एक खंडहर में चला जाता है। वहाँ उसे एक डेड बॉडी के पास से काफी बढ़िया शूज मिल जाते हैं जिन्हें वो पहन लेता है। इसके बाद वो उस बिल्ली का मीट पकाता है और अपना डिनर करता है। सोने से पहले वो अपना म्यूजिक प्लेयर निकालता है और ईयरफोन्स लगाकर सो जाता है। लेकिन अगली सुबह जब उसकी आंख खुलती है तो वो देखता है कि म्यूजिक प्लेयर की बैटरी पूरी तरह से डिस्चार्ज हो चुकी है। असल में ईली अपने एक मिशन पर है और लगातार वेस्ट डायरेक्शन की तरफ सफर कर रहा है। दिन निकलते ही वो अपना बैग उठाता है और अपनी जर्नी पर आगे निकल पड़ता है। रास्ते में थोड़ी दूर चलने के बाद उसे एक लड़की दिखाई देती है जो उससे हेल्प मांगती है, लेकिन ईलाई होशियार है। वो वहीं रुककर चारों तरफ फोकस करता है और कहता है कि अपने छुपे हुए साथियों को बाहर आने के लिए कहो। वो बताता है कि उनके बिना नहाए शरीर की बदबू उसे दूर से ही आ रही है। उसकी ये बात सुनते ही वहाँ छुपे हुए 5-10 गुंडे बाहर आ जाते हैं। दरअसल वो लड़की उन गुंडों के साथ मिलकर ईलाई को ट्रैप कर रही थी। वो लोग ईलाई को अपना बैग नीचे रखने का ऑर्डर देते हैं पर ईलाई मना कर देता है। उनमें से एक गुंडा जैसे ही ईलाई पर अटैक करने आगे आता है, ईलाई अपनी तेज धार वाली नाइफ से उसका हाथ ही काट डालता है। इसके बाद एक जबरदस्त फाइट होती है और ईलाई अकेला ही उन सबको मौत के घाट उतार देता है। वहाँ से आगे बढ़ने पर रास्ते में वो देखता है कि कुछ लोग एक औरत के साथ बहुत बुरा बिहेवियर कर रहे हैं। ईलाई को बुरा लगता है लेकिन वो अपने मेन टारगेट से भटकना नहीं चाहता, इसलिए वो इग्नोर करके आगे निकल जाता है। चलते चलते वो एक छोटी सी सिटी में पहुंचता है। इस सिटी की सिक्योरिटी काफी टाइट है और यहाँ के लोगों के पास गन्स भी हैं। ईलाई सीधे एक इलेक्ट्रॉनिक्स की शॉप में जाता है। उसे देखते ही दुकानदार उसके सिर पर गन तान देता है। ईलाई शांत रहकर उसे समझाता है कि वो यहाँ कोई रॉबरी करने नहीं आया है बल्कि उसे सिर्फ अपनी बैटरी रिचार्ज करवानी है। ये सुनकर वो आदमी गन नीचे कर लेता है और कहता है कि इसमें काफी टाइम लगेगा। वो मैकेनिक उसे सजेस्ट करता है कि जब तक बैटरी चार्ज होती है वो सामने वाले बार में जाकर वेट कर सकता है, लेकिन ईलाई मना कर देता है और कहता है कि वो यहीं वेट करेगा। तभी वहाँ कुछ बाइकर्स आ जाते हैं। ये वही लोग थे जो रास्ते में उस औरत को परेशान कर रहे थे। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें इस सिटी के बॉस से मिलवाया जाता है जिसका नाम कार्नेगी है। कार्नेगी कुर्सी पर बैठकर एक बुक पढ़ रहा है। इस शहर में बिना उसकी मर्जी के पत्ता भी नहीं हिलता। एक तरह से वो यहाँ का डिक्टेटर है। जो बाइकर्स अभी आए थे वो कुछ बुक्स लाकर कार्नेगी की टेबल पर रख देते हैं। कार्नेगी उन बुक्स को चेक करता है लेकिन उसे वो खास बुक नहीं मिलती जिसकी उसे तलाश है, इसलिए वो गुस्से में उन्हें दोबारा ढूंढने के लिए भेज देता है। उधर ईलाई आखिर में उस बार में चला ही जाता है। वो बारटेंडर से पीने का पानी मांगता है और पेमेंट के तौर पर उसे एक ब्लैंकेट और ग्लव्स देता है। बारटेंडर एक लड़की को पानी लाने का इशारा करता है। तभी ईलाई के पास एक बिल्ली आती है और ईलाई उसे आराम से थोड़ा साइड कर देता है। इतने में उस बिल्ली का मालिक धमकता है और चिल्लाने लगता है कि ईलाई ने उसकी बिल्ली को क्यों मारा। ईलाई उसे प्यार से समझाता है कि उसने बिल्ली को मारा नहीं, सिर्फ हटाया है, लेकिन वो आदमी झगड़े के मूड में था। ईलाई कहता है कि वो कोई फाइट नहीं चाहता, पर जैसे ही वो आदमी ईलाई को मारने के लिए हाथ उठाता है, ईलाई पलक झपकते ही उसका सिर पकड़कर जोर से टेबल पर पटक देता है और कहता है कि वो अपना बैग लेगा और यहाँ से चला जाएगा। लेकिन जैसे ही वो मुड़ता है, उस आदमी के गुंडे ईलाई को चारों तरफ से घेर लेते हैं। अब ईलाई के पास कोई ऑप्शन नहीं बचता। वो अपना शार्प नाइफ निकालता है और एक बेहतरीन एक्शन सीन में उन सबको मार गिराता है। ये सब देखकर कार्नेगी के गार्ड्स वहाँ पहुँच जाते हैं और ईलाई पर गन्स तान देते हैं। कार्नेगी ये पूरी फाइट ऊपर अपनी बैल्कनी से देख रहा था। वो ईलाई की फाइटिंग स्किल से काफी इम्प्रेस होता है और गार्ड्स को ऑर्डर देता है कि ईलाई को ऊपर लाया जाए। ईली जब ऊपर जाता है तो कार्नेगी उससे पूछता है कि तुमने जिस तरीके से मेरे आदमियों को मारा वो कमाल था, आखिर तुम हो कौन? ईलाई सीधा सा जवाब देता है, कोई नहीं। फिर कार्नेगी पूछता है कि क्या तुम्हें पढ़ना लिखना आता है? ईलाई जवाब देता है कि वो तो रोज पढ़ता है। ये सुनकर कार्नेगी मुस्कुराता है और कहता है कि ये तो हम दोनों के लिए बहुत फायदे की बात है। कार्नेगी उसे ऑफर देते हुए कहता है कि मैं इस सिटी का लीडर हूँ, मैंने ही इसे बसाया है और ये तो सिर्फ एक शुरुआत है। मेरा प्लान ऐसे कई और शहर बसाने का है। मुझे अपने इस मिशन में तुम्हारे जैसे किसी शार्प और खतरनाक आदमी की जरूरत है। क्या तुम मेरी टीम ज्वाइन करोगे? ईलाई साफ मना कर देता है कि उसे इन सब में कोई इंटरेस्ट नहीं है। कार्नेगी उसे लालच देता है कि जो लोग मेरे लिए काम करते हैं वो एक लग्जरी लाइफ जीते हैं और तुम इस ऑफर को ठुकरा रहे हो। ईलाई कहता है कि उसका टारगेट वेस्ट की तरफ जाना है जहाँ शायद अभी भी थोड़ी हरियाली और लाइफ बची हुई है। कार्नेगी उसका मजाक उड़ाता है और कहता है कि वहाँ कुछ नहीं बचा, सब कुछ बर्बाद हो चुका है। फिर भी वो ईलाई को उस रात के लिए अपना गेस्ट बनाता है और उसे एक पर्सनल रूम दे देता है। कुछ देर बाद कमरे में एक अंधी औरत ईलाई के लिए खाना लेकर आती है। ये औरत दरअसल कार्नेगी की वाइफ होती है।
खाना रखकर वो वापस कार्नेगी के पास जाती है और उसे वार्न करती है कि ये आदमी बाकियों से बहुत अलग है, ये यहाँ ज्यादा देर रुकने वाला नहीं है। ये सुनकर कार्नेगी एक नई चाल चलता है। वो इलाई को कंट्रोल करने के लिए अपनी स्टेप डॉटर सोलारा को इलाई के रूम में भेज देता है। जब सोलारा कमरे में आती है तो इलाई एक जेंटलमैन की तरह उसे वापस जाने के लिए कहता है, लेकिन सोलारा डरते हुए उससे रिक्वेस्ट करती है कि प्लीज मुझे वापस मत भेजो, मैं यहीं फ्लोर पर सो जाऊंगी। अगर मैं वापस गई तो कार्नेगी मेरी माँ को बहुत पीटेगा। इलाई को उस पर तरस आ जाता है और वो उसे रुकने देता है। बातों बातों में सोलारा उससे पूछती है कि क्या उसे वर्ल्ड वॉर 3 से पहले की दुनिया के बारे में कुछ याद है। इलाई एक गहरी सांस लेकर बताता है कि उस वक्त लोगों को चीजों की वैल्यू नहीं थी। जिन चीजों के लिए आज हम एक दूसरे की जान ले रहे हैं, पहले लोग उन्हें ऐसे ही कचरे में फेंक दिया करते थे। इसी बीच सोलारा की नजर इलाई के बैग में रखी एक बुक पर पड़ती है। वो जैसे ही उसे छूने लगती है, इलाई झटके से वो बुक उससे छीन लेता है और सख्त आवाज में कहता है कि इस बुक के बारे में कभी कुछ मत पूछना। इसके बाद इलाई अपना डिनर सोलारा के साथ शेयर करता है। खाना खाने से पहले इलाई आंखें बंद करके एक प्रेयर करता है और सोलारा को भी वैसा ही करने के लिए कहता है। अगली सुबह कार्नेगी सोलारा से पूछता है कि उसकी रात कैसी रही, लेकिन सोलारा उसे इग्नोर कर देती है। जब सोलारा अपनी माँ के साथ ब्रेकफास्ट करने बैठती है तो वो अपनी माँ का हाथ पकड़ती है और बिल्कुल वैसे ही प्रेयर करती है जैसे इलाई ने उसे सिखाई थी। ये सुनते ही कार्नेगी का दिमाग घूम जाता है। उसे तुरंत समझ आ जाता है कि जिस बुक की उसे सालों से तलाश है वो इलाई के पास ही है। वो बुक असल में बाइबल होती है। कंफर्म करने के लिए कार्नेगी सोलारा की माँ पर हाथ उठाता है। अपनी माँ को पिटता देख सोलारा सच उगल देती है कि हाँ, इलाई के पास एक बुक है जिसे वो रोज पढ़ता है। ये सुनते ही कार्नेगी पागलों की तरह इलाई के रूम की तरफ भागता है, लेकिन जब वो दरवाजा खोलता है तो कमरा खाली मिलता है। बाहर खड़ा गार्ड भी हैरान होता है कि वो अंदर से गायब कैसे हो गया। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि इलाई इलेक्ट्रॉनिक्स की शॉप पर अपनी चार्ज की हुई बैटरी ले रहा होता है। वो वहाँ से निकलने ही वाला होता है कि कार्नेगी अपनी पूरी आर्म्ड फोर्स के साथ वहाँ आ धमकता है। वो इलाई से वो बुक मांगता है, लेकिन इलाई साफ इनकार करके वहाँ से जाने लगता है। कार्नेगी गुस्से में अपने शूटर्स को फायर करने का ऑर्डर दे देता है। दोनों तरफ से जबरदस्त फायरिंग शुरू हो जाती है। इलाई अपने एक्शन मोड में आ जाता है और उसके कई आदमियों को ढेर कर देता है। इस क्रॉस फायर में एक गोली कार्नेगी के पैर में भी लग जाती है। इस अफरा तफरी का फायदा उठाकर इलाई वहाँ से निकल जाता है और सोलारा भी चुपचाप उसके पीछे लग जाती है। वो दोनों शहर से बाहर एक सीक्रेट वाटर स्प्रिंग के पास पानी भरने पहुँचते हैं। पानी लेने के बाद इलाई सोलारा को वहीं छोड़कर अकेला आगे निकल जाता है। दूसरी तरफ घायल होने के बावजूद कार्नेगी हार नहीं मानता और अपनी कार्स का काफिला लेकर इलाई का पीछा करने निकल पड़ता है। सोलारा भी इलाई को ढूंढते हुए आगे बढ़ती है, लेकिन रास्ते में उसे वही धोखेबाज औरत मिलती है जिसने इलाई को फंसाने की कोशिश की थी। वो औरत सोलारा को वहाँ से भाग जाने को कहती है, लेकिन तभी वहाँ छुपे हुए 2 दरिंदे बाहर आते हैं और सोलारा को पकड़ लेते हैं। वो उसके साथ जोर जबरदस्ती करने ही वाले होते हैं कि हवा को चीरता हुआ एक तीर आता है और उन दोनों का काम तमाम कर देता है। ये एरो इलाई ने चलाया था, जो पास ही था और सोलारा की चीख सुनकर वहाँ आ गया था। इसके बाद इलाई और सोलारा एक साथ आगे के सफर पर निकल पड़ते हैं। कुछ घंटों बाद शाम के समय कार्नेगी उसी जगह पहुंचता है जहां वो दोनों मरे हुए पड़े थे। कार्नेगी समझ जाता है कि इलाई ने ही इन्हें मारा है और वो लोग ज्यादा दूर नहीं गए होंगे, लेकिन अंधेरा हो रहा था और उसकी टीम थक चुकी थी, इसलिए वो डिसाइड करता है कि आज रात वो लोग यहीं कैंप करेंगे और सुबह होते ही उनका शिकार करेंगे। रात होने पर इलाई और सोलारा एक पुराने खंडहर में रुकते हैं। वहाँ वो एक बाज का शिकार करके अपना डिनर करते हैं। बातों के दौरान सोलारा इलाई से पूछती है कि आखिर इस बुक में ऐसा क्या खास है जो हर कोई इसके पीछे पड़ा है। इलाई बताता है कि ये इस पूरी दुनिया में बची हुई इकलौती बाइबल है। वॉर के बाद लोगों ने ऐसी सभी बुक्स को जलाना शुरू कर दिया था, क्योंकि उनका मानना था कि जंग इन्हीं बुक्स की वजह से हुई है। सोलारा हैरान होकर पूछती है कि फिर ये बुक तुम्हें कैसे मिली। इलाई जवाब देता है कि एक दिन उसे अपने अंदर से एक वॉइस सुनाई दी, जिसने उसे इस बुक तक पहुंचाया और कहा कि इसे वेस्ट की तरफ लेकर जाओ, वहीं इसकी सेफ जगह है। बातें करते करते वो दोनों सो जाते हैं। अगली सुबह होते ही कार्नेगी और उसके गुंडे फिर से उनका पीछा करना शुरू कर देते हैं। दूसरी तरफ चलते चलते इलाई और सोलारा को एक अकेला घर दिखाई देता है। वो पानी की तलाश में उस घर के पास जाते हैं, लेकिन जैसे ही वो मेन गेट खोलने की कोशिश करते हैं, वो नीचे बने एक ट्रैप में फंस जाते हैं। तभी घर के अंदर से एक बूढ़ा आदमी और एक बूढ़ी औरत हाथ में गन लिए बाहर आते हैं और पूछते हैं कि तुम कौन हो। इलाई उन्हें समझाता है कि वो सिर्फ ट्रैवलर्स हैं और उन्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। ये सुनकर वो हस्बैंड वाइफ उन्हें बाहर निकालते हैं और चाय पर इनवाइट करते हैं। जब वो बूढ़ी औरत चाय लेकर आती है तो उसके हाथ बहुत ज्यादा कांप रहे होते हैं। चाय पीने के बाद वो बूढ़ा आदमी कहता है कि आओ मैं तुम्हें कुछ दिखाता हूँ। वो उन्हें घर के पीछे ले जाता है, जहाँ जमीन में कई लोगों की लाशें दफनाई गई थी। इलाई तुरंत समझ जाता है कि ये लोग कैनिबल्स हैं, जो मुसाफिरों को मारकर उनका मीट खाते हैं। इलाई तुरंत अपनी गन निकालकर उस बूढ़े पर तान देता है और सोलारा के साथ बाहर की तरफ भागता है। लेकिन जैसे ही वो बाहर निकलते हैं, वो देखते हैं कि कार्नेगी की गाड़ियां तेजी से उनकी तरफ ही आ रही हैं। उनके पास वापस अंदर जाने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं बचता। उस बूढ़े कपल के पास वेपन्स का पूरा कलेक्शन होता है और वो सब मिलकर पोजीशन ले लेते हैं। कार्नेगी बाहर से रेडियो पर अनाउंसमेंट करता है कि उसे किसी की जान नहीं लेनी, बस सोलारा को उस बुक के साथ बाहर भेज दो
तभी घर के अंदर से एक बुक बाहर फेंकी जाती है। कार्नेगी का एक आदमी जैसे ही उसे खोलता है वो असल में एक बॉम्ब निकलता है और जोरदार ब्लास्ट होता है। इसके बाद दोनों तरफ से हेवी फायरिंग शुरू हो जाती है। इस शूटआउट में वो बूढ़ा बूढ़ी मारे जाते हैं। आखिर में कार्नेगी के गार्ड्स इलाई और सोलारा को पकड़कर बाहर ले आते हैं। कार्नेगी इलाई के सिर पर गन तान कर कहता है कि बुक मुझे दे दो वरना मैं तुम्हें यहीं खत्म कर दूंगा। जब इलाई कोई रिएक्शन नहीं देता तो कार्नेगी गन का निशाना सोलारा की तरफ कर देता है। ये देखकर इलाई टूट जाता है और बता देता है कि बुक घर के अंदर टीवी के पीछे छुपाई है। एक आदमी जाकर वो बुक ले आता है। बुक मिलते ही कार्नेगी बेईमानी करता है और इलाई को गोली मार देता है। इसके बाद वो सोलारा को किडनैप करके अपनी गाड़ी में डालता है और वापस अपने शहर की तरफ निकल पड़ता है। रास्ते में सोलारा मौका देखकर गाड़ी चला रहे ड्राइवर के गले में एक रस्सी का टुकड़ा फंसाकर उसे पीछे की तरफ खींचती है, जिससे गाड़ी का बैलेंस बिगड़ता है और वो पलट जाती है। सोलारा गाड़ी से बाहर निकलती है, एक ग्रेनेड उठाती है और पीछे आ रही दूसरी गाड़ी पर फेंक देती है, जिससे वो गाड़ी ब्लास्ट हो जाती है। अब सिर्फ कार्नेगी की गाड़ी बची थी। कार्नेगी अपने ड्राइवर को गाड़ी सोलारा के पास ले जाने को कहता है, लेकिन सोलारा फुर्ती से गाड़ी में घुसती है, उन दोनों को मार गिराती है और गाड़ी लेकर वहाँ से भाग जाती है। कार्नेगी बेबस होकर किसी तरह अपने शहर की तरफ वापस लौटता है। सोलारा गाड़ी लेकर उसी घर के पास पहुँचती है जहाँ इलाई को गोली लगी थी, लेकिन वो वहाँ नहीं मिलता। वो गाड़ी के निशानों का पीछा करते हुए आगे बढ़ती है तो देखती है कि इलाई घायल हालत में पैदल ही वेस्ट की तरफ चलता जा रहा है। सोलारा उसे गाड़ी में बैठाती है और दोनों वेस्ट की तरफ अपना सफर कंटिन्यू करते हैं। काफी दूर जाने के बाद उन्हें समुद्र दिखाई देता है। आगे का रास्ता ब्लॉक होने के कारण सोलारा गाड़ी एक ब्रिज पर रोक देती है। उधर दूसरी तरफ कार्नेगी जैसे तैसे अपने शहर वापस पहुंचता है। वो तुरंत अपने इंजीनियर को बुलाकर उस बुक का लॉक खुलवाता है, लेकिन जैसे ही वो बुक का पहला पेज खोलता है उसके होश उड़ जाते हैं और वो पागलों की तरह चिल्लाने लगता है, क्योंकि वो पूरी बुक ब्रेल स्क्रिप्ट में लिखी हुई थी, जिसे सिर्फ अंधे लोग ही टच करके पढ़ सकते हैं। वो भागकर अपनी अंधी वाइफ को बुलाता है ताकि वो बुक पढ़ सके, लेकिन उसकी वाइफ साफ मना कर देती है और उसे ताना मारते हुए कहती है कि जाकर बाहर देखो, तुम्हारे शहर का क्या हाल हो रहा है। कार्नेगी जब खिड़की से बाहर देखता है तो पूरा शहर दंगे की आग में जल रहा होता है। उसके बार और दुकानों को लूटा जा रहा है और उसके सारे गार्ड्स उसे छोड़कर भाग चुके हैं। कार्नेगी पूरी तरह से बर्बाद हो चुका है। वापस इलाई और सोलारा पर आते हैं। वो दोनों एक नाव के जरिए समुद्र पार करके दूसरी तरफ एक पहाड़ी पर पहुंचते हैं जहाँ एक बहुत बड़ी बिल्डिंग बनी हुई है। बिल्डिंग के गार्ड्स उन्हें अंदर ले जाते हैं। एली वहाँ के हेड को बताता है कि उसके पास बाइबल है। असल में वो जगह एक बहुत बड़ा म्यूजियम है जिसे फ्यूचर में इंसानों की हिस्ट्री और नॉलेज को सेव करने के लिए बनाया जा रहा है। उनके पास दुनिया भर की बुक्स थी, बस एक बाइबल ही मिसिंग थी। एलाई उनसे कहता है कि ढेर सारे ब्लैंक पेजेस और पेन ले आओ, मैं बोलता जाऊंगा और तुम लिखते जाना। एलाई के दिमाग में वो पूरी बुक छपी हुई थी। कई दिनों तक एलाई बिना रुके वो पूरी बुक बोलकर लिखवाता है। इस तरह उस नई दुनिया में बाइबल फिर से जिंदा हो जाती है। अपना मिशन पूरा करने के बाद एलाई इस दुनिया को अलविदा कह देता है। आखिर में सोलारा एलाई का वही बैग और म्यूजिक प्लेयर पहनकर एक नए सफर पर निकल पड़ती है और यहीं पर इस शानदार स्टोरी का एंड हो जाता है। क्योंकि एलाई ने ही उस बुक को वापस दुनिया में लाया था, इसलिए इस कहानी का नाम द बुक ऑफ एलाई रखा गया है।